ये एक मंजिल है तो रास्ते भी होंगे और एक मेंटर भी जो मुश्किलों को आसान बना दे। नतीजे संयोग नहीं होते, दूसरों से बेहतर स्कोर होते हैं। GS Score, an institute for civil services. Good career is a process, and mentoring at GS Score is driven by primarily two objectives. One is empowerment and another is excellence. This is what we are known for. कामयाबी की राह पर 1000 से भी ज्यादा निशान। GS Score। नमस्ते, मेरा नाम भुवी गुप्ता है। आई हैव सिक्योर्ड 264th रैंक इन UPSC सिविल सर्विसेज एग्जाम 2022 and this year I have secured 301 marks in electrical engineering optional, and this was my third mains with the optional. So I am going to talk about electrical engineering as an optional, why you should choose it, what are the advantages, disadvantages, and if you have chosen it, I will share my strategy for the optional. तो चूज़ करने के लिए इस ऑप्शनल को, इसमें क्या एडवांटेजेस हैं, आपको क्यों चूज़ करना चाहिए। पहला तो ये, अगर आप इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर दे चुके हैं तो फिर बहुत एडवांटेज है आपको कि आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लिए, क्योंकि बहुत सारे सिलेबस ओवरलैप हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स ओवरलैप करते हैं एंड इवन क्वेश्चंस भी रिपीट होते हैं इंजीनियरिंग सर्विसेज के एग्ज़ाम से। दूसरा ये है कि अगर आपने एक बार ये ऑप्शनल तैयार कर लिया एंड आपने इनफ प्रैक्टिस कर ली एक बार, तो आपके कॉन्सिक्वेंट अटेम्प्ट्स में गारंटीड आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। मतलब मेरे लास्ट अटेम्प्ट में भी 289 थे, इस साल 301 है, तो आप 280 प्लस स्कोर आराम से टारगेट कर सकते हैं। इवन 300 प्लस स्कोर आपको टारगेट करना चाहिए अगर आपका सिलेबस एक बार कंप्लीट हो गया है। लेकिन इश्यूज़ क्या हैं इस ऑप्शनल में? एक तो बहुत लेंदी है, आपको एटलीस्ट 4 to 5 मंथ्स डेडिकेटेड सिर्फ ऑप्शनल पढ़ना है। मतलब आप GS भी नहीं पढ़ पाओगे, तो इतना टाइम आपको सिर्फ एक बार सिलेबस कवर करने में देना पड़ेगा। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी है इनफ, तो आप कंसिस्टेंटली लो भी स्कोर कर सकते हैं। मतलब आई नो पीपल हु हैव टेकन इंजीनियरिंग ऑप्शनल एंड कंसिस्टेंटली स्कोर लो इन द ऑप्शनल, क्योंकि उनकी या तो प्रैक्टिस पूरी नहीं हो पाती या सिलेबस पूरा नहीं हो पाता, क्योंकि GS का भी सिलेबस आपका काफ़ी हैवी रहता है। तो एंड प्रीलिम्स एंड मेंस के बीच का जो 3 महीने हैं उसको ठीक से यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं इंजीनियरिंग ऑप्शनल के लिए, क्योंकि GS का उस समय बहुत लोड रहता है। तो इसलिए भी कंसिस्टेंटली लो मार्क्स आपके आ सकते हैं अगर आपका सिलेबस, आप बेसिकली अगर आपने एक बार ढंग से टाइम नहीं दिया है तो आप कंसिस्टेंटली शायद लो स्कोर करेंगे। तो मैंने ये ऑप्शन इसलिए चूज़ किया था क्योंकि मैं आई वॉज गुड एट इंजीनियरिंग एट कॉलेज, तो इसलिए मैंने ये ऑप्शन चूज़ कर लिया था। बट आई वुड सजेस्ट कि ये इतनी अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं थी। आप वो वाला ऑप्शन चूज़ करिए जिसमें आपके मार्क्स आ सकते हैं। तो क्योंकि कॉलेज से इसका यहाँ ये डिफरेंस आ जाता है कि वहाँ पर सेमेस्टर वाइज चलता है, तो हर सेमेस्टर आप एक एग्ज़ाम देंगे, उसके बाद अगले सेमेस्टर आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अभी 14 टॉपिक्स आपको एक ही दिन में सब याद रखना है, तो वो एक बहुत बड़ा चेंज है एज़ कम्पेयर टू कॉलेज। तो अगर आप बहुत कंफ्यूज हैं तो आई वुड सजेस्ट कि आप 1 महीना लीजिए, यू ट्राई डूइंग 15 डेज ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ऑप्शनल। आप 1-2 टॉपिक्स करके देखिए एंड 15 दिन आप कोई और टॉपिक करके देखिए जो और ऑप्शनल आप कंसिडर कर रहे हैं, एंड देन यू कैन डिसाइड। तो आप वो जो 1 महीना अगर देंगे तो आई थिंक दैट विल रिवॉर्ड यू मच बेटर इन टर्म्स ऑफ कि आपका जो टाइम यूटिलाइजेशन होगा फॉर द नेक्स्ट 1 ईयर एटलीस्ट, वो बेटर होगा। तो वंस यू हैव चोजन दिस ऑप्शनल, तो मैं 2-3 चीज़ें इसके बारे में बोलना चाहूँगी। अगर आप चूज़ कर चुके हैं तो मेरे मार्क्स मेजर जंप हुआ था। 2020 में मेरे 209 मार्क्स थे एंड 2021 अटेम्प्ट में 289 मार्क्स थे। तो ये इतना बड़ा जंप कैसे हुआ था, तो वो मैं थोड़ा सा शेयर करती हूँ। एक तो IES के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मैंने करी थी। तो लास्ट के 5 to 10 ईयर्स के IES के जो पेपर्स हैं, बोथ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, ECE जो पेपर आता है, तो उन दोनों को के जो 10 ईयर्स के क्वेश्चंस हैं वो मैंने करे थे एंड आई कंसिस्टेंटली आई डिड 2.5-3 मंथ्स ओनली इलेक्ट्रिकल। तो वो उतना टाइम इनपुट मेरे को देना पड़ा था। दूसरा जो इशू है कि वो प्रैक्टिस का था। जब मेरे 209 आए थे उस टाइम प्रैक्टिस का बहुत बड़ा इशू था। तो प्रैक्टिस में 2-3 चीज़ें होती हैं। एक तो आपको कुछ क्वेश्चन आता है तो आपको वो पूरा सॉल्व करना आना चाहिए। मतलब इट्स नॉट दैट कि आप
आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपको आता था लेकिन आप सॉल्व नहीं कर पाए, तो आपको पूरा एंड तक सॉल्व करने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कैलकुलेटर लेके बैठना पड़ेगा। तो जैसे एग्जाम सेटिंग में आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वैसे आपको सॉल्व करना आना चाहिए। दूसरा कि आपको पेपर में 8 में से 5 क्वेश्चंस चूज़ करने होते हैं, तो वो 5 आप तभी चूज़ कर पाओगे जब आपको क्वेश्चन पढ़ के समझ में आता है कि ये मेरे से हो जाएगा या फिर नहीं होगा। तो उसके लिए भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, क्योंकि वरना फिर आप समझ नहीं पाओगे। आप क्वेश्चन स्टार्ट कर दोगे करना एंड देन यू विल रियलाइज़ कि ये तो मेरे से सॉल्व नहीं हो रहा है, या फिर यहाँ पे आप कुछ कहीं अटक जाओगे। तीसरा एक और चीज़ है प्रैक्टिस में कि आपको क्वेश्चन समझ आने चाहिए, कि अगर क्वेश्चन में फॉर एग्जांपल लिखा है कि डुअल स्लोप एडीसी पे कोई क्वेश्चन है, तो आपको एकदम समझ आना चाहिए कि डुअल स्लोप एडीसी है क्या, तो उसके बाद ही आप फिर क्वेश्चन कर पाओगे। तो ये 2-3 चीज़ें हैं, तो ये सब काफ़ी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो मैंने 2-3 जगह से प्रैक्टिस करी थी। एक तो जो मैंने शेयर किया IES के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे, फिर मैंने टेस्ट सीरीज़ करी थी, सिविल सर्विसेज का जो इलेक्ट्रिकल ऑप्शनल का टेस्ट सीरीज़ है उसको किया था, फिर मैंने IES के भी टेस्ट सीरीज़ के कुछ क्वेश्चंस करे थे, तो वहाँ से मेरा काफ़ी बड़ा क्वेश्चन बैंक बन गया था। मैं रेफरेंस टेक्स्ट से क्वेश्चंस नहीं करना प्रेफर करती थी, क्योंकि उसमें बहुत टाइम इन्वेस्टमेंट जाता है जस्ट क्वेश्चंस ढूंढने में। तो रेडीमेड अगर आपको कहीं टेस्ट सीरीज़ में क्वेश्चंस मिल रहे हैं या PYQs की जो बुक्स हैं वहाँ से क्वेश्चंस मिल रहे हैं, तो मैं वहाँ से करती थी। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आती है कि नोट्स कैसे बनाएं, या फिर तैयारी जब हम कर रहे हैं तो हमारा प्रोसेस क्या है। तो नोट्स में मैं प्रेफर करती थी कि मैं सबके नोट्स बनाऊं, सारे 14 टॉपिक्स के, क्योंकि हम लोग एक टॉपिक बहुत जगह से पढ़ते हैं। अगर कोई भी जैसे सर्किट थ्योरी ले लिया, आपने उसकी बुक पढ़ी, उसके बाद आपने CSE के PYQ किए, फिर IES के PYQ किए, फिर आप टेस्ट सीरीज़ कर रहे हो, वहाँ से भी आपको कुछ अच्छा मटेरियल मिल जाएगा। तो बहुत सोर्सेज हो जाती थी, तो वो रिवाइज़ कैसे करोगे, तो वो मुझे इशू होता था, इसलिए मैं सबके नोट्स बनाती थी। तो मेरे पास ऑल 14 टॉपिक्स के नोट्स थे, तो उसमें मैं नोट्स में मतलब आई यूज्ड टू ट्राई कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही नोट्स बने। तो अगर जैसे मेजरमेंट्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन टॉपिक है तो वो थोड़ा थ्योरी ओरिएंटेड है, तो मेरे नोट्स भी थ्योरी टाइप ही होते थे। एंड अगर कुछ मशीन्स का जैसे टॉपिक है तो उसमें क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं सॉल्व करने के लिए, तो मेरे नोट्स में आई यूज्ड टू इंक्लूड क्वेश्चंस ऑल्सो, कि ये वाला क्वेश्चन था तो इसको इस तरह से सॉल्व किया गया था। तो उससे मेरे को जब मैं फाइनल रिवाइज़ करती थी तो मेरे को काफ़ी एफिशिएंटली रिवाइज़ हो जाता था। एंड दूसरी एक और चीज़ मैंने करी थी कि मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे प्रीलिम्स एंड मेंस के बीच में। हर टॉपिक का जब मैंने फर्स्ट रिवीजन किया तो उसके साथ साथ मैंने उनके 8 to 10 पेजेस में एक शॉर्ट नोट्स बनाए। तो वो मैं इसलिए करती थी क्योंकि मुझे इशू है कि मैं भूल जाती हूँ चीज़ें, तो मुझे कांस्टेंट रिवीजन की ज़रूरत होती है। ये मतलब पर्सनल चॉइस हो जाएगी आपकी, अगर आप मेरे जैसे हैं तो फिर आप भी शायद कंसिडर कर सकते हैं शॉर्ट नोट्स बनाना, स्पेशली फॉर सम टॉपिक्स लाइक सिग्नल्स एंड सिस्टम्स। तो उसमें तो काफ़ी इतने सारे फॉर्मूले होते हैं कि आप रिवाइज़ करोगे तो अच्छा रहेगा। तो वो मेरे शॉर्ट नोट्स एक बार बन गए थे, तो मेरा सेकेंड रिविजन बहुत ही ईजीली हो गया था प्रीलिम्स एंड मेंस के बीच में ही। एंड फिर जो आपको एक हफ्ता मिलता है GS के बाद ऑप्शनल के पेपर से पहले, उसमें भी मैंने बस अपने शॉर्ट नोट्स रिवाइज़ किए, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करे, PYQs देखे, एंड मेरा फिर रिविजन कंप्लीट हो गया था। तो शॉर्ट नोट्स इज़ ऑल्सो अ गुड चॉइस अगर आप मेरे जैसे हैं, आप भूल जाते हैं तो। एंड एक और चीज़ मैं नोट मेकिंग में ऐड करना चाहूँगी कि आप अपने खुद के नोट्स बनाएं। मतलब किसी और के नोट्स को आप पढ़ोगे, आपको शायद कुछ चीज़ें शायद कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं, लेकिन याद रखने के लिए आपको खुद के नोट्स बनाने पड़ेंगे। तो मतलब आप अपने नोट्स बनाएंगे तो पहली बात तो वैसे ही वो बहुत सारी चीज़ें रिटेन हो जाती हैं, फिर आप अपने खुद के नोट्स बार बार देखते हैं तो फिर एक फोटोग्राफिक मेमोरी टाइप बन जाती है कि आपको याद रहता है कौन सा फॉर्मूला कहाँ लिखा था, किस चीज़ का कौन सा फॉर्मूला है। तो आप अपने नोट्स बनाएंगे तो बेटर रहेगा। एंड उसमें ये तो है ही, एक बॉटम लाइन तो है ही कि आपको कुछ चीज़ें तो रटनी ही पड़ेंगी। मतलब अगर आप इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं कि डीमक्स और मल्टीप्लेक्सर में कौन सा था, तो फिर तो बहुत इशू हो जाएगा। तो वो तो आपको एक बेस लाइन रेक्टिफिकेशन तो करना पड़ेगा, तो उसके लिए भी आपको नोट्स आपके खुद बनाए हुए ज़्यादा सही रहेंगे। फिर एक इशू होता है कि हम लोग डर जाते हैं, मतलब जो एक फोबिया हो जाता है हम लोग को अगर हमने इलेक्ट्रिकल ऑप्शन ले लिया है। स्पेशली मैं जो उन लोगों से मिली हूँ जो या तो इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड से हैं या इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड से हैं, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स नए होते हैं। तो इवन दो मेरे कॉलेज में एक ही स्ट्रीम थी, इलेक्ट्रिकल ही थी, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल अलग अलग नहीं था, लेकिन फिर भी देयर वर 2 or 3 टॉपिक्स जो मेरे लिए बिल्कुल ब्रांड न्यू थे एंड मेरे को वो फिर खुद से करने पड़े।
तो उसमें मतलब मैं आपके साथ एक दो चीज़ें शेयर करना चाहूँगी, क्योंकि मैंने सिलेबस पूरा कर लिया है, तो एक दो इंसाइट्स हैं शायद आपको हेल्प करे टू ओवरकम दैट फोबिया। एक तो ये चीज़ है कि जो हम लोग टॉपिक्स डिफ़िकल्ट सोचते हैं, जैसे कि माइक्रो प्रोसेसर हो गया, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, इसमें बहुत ज़्यादा वैरायटी ऑफ क्वेश्चन नहीं आता है। आप एक बार कर लोगे तो फिर वेरी लाइकली कि फिर आप सारे क्वेश्चंस उसके सॉल्व कर लोगे। तो आप उस पर्सपेक्टिव से भी करो। मतलब अगर जैसे मेरे लिए बहुत इनर्शिया होता था पावर सिस्टम प्रोटेक्शन को करने का, तो मैंने फिर वो एक बार कर लिया, उसके बाद आई नेवर फेस्ड एनी इशू इन दैट। तो आपको बस एक बार करना है वो, तो वंस यू ओवरकम दैट हर्डल तो फिर उसके बाद आपका चीज़ें होती जाएंगी। दूसरी चीज़ ये है कि आप अपनी स्ट्रेंथ्स पर खेलिए। मतलब अगर जैसे मेरे साथ ऐसा होता था कि डिजिटल कम्युनिकेशन के जो क्वेश्चंस आते थे सिविल सर्विसेज एग्जाम में, वो बहुत डिफ़िकल्ट लगते थे मेरे को एंड मेरे से नहीं होते थे, तो मैंने वो छोड़ दिया था। मतलब मैंने बेसिक कवर कर लिया था डिजिटल कम्युनिकेशन का कि कोई ऐसा सिंपल क्वेश्चन आएगा तो मैं इसको ज़रूर अटैम्प्ट करूँ, बट फिर मैंने डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस करने के लिए कुछ मैंने उसमें बहुत ज़्यादा इनपुट नहीं दिया, क्योंकि फिर मेरे को समझ में आ गया था हर साल बहुत ज़्यादा वैरायटी के क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, तो फिर मैंने उसको छोड़ दिया था। तो कुछ बहुत ही अतरंगी आपको कुछ लग रहा है तो आप उसको अवॉइड कर सकते हैं। एंड क्योंकि वैसे भी आपको 8 में से 5 क्वेश्चंस करने हैं, तो आपका हो सकता है कि वो क्वेश्चन फंसे ही ना, तो ये एक रिस्क है जो आप ले सकते हैं। तीसरा एक और चीज़ जो मैंने हेल्प ली थी कि जो टॉपिक्स आपको डिफ़िकल्ट लग रहे हैं, तो उसमें आप ऑनलाइन लेक्चर्स सर्च कर सकते हैं। इस टाइम यूट्यूब पर बहुत अच्छे बहुत सारे वीडियोस हैं, तो जस्ट फॉर दैट पर्टिकुलर टॉपिक आप कीवर्ड सर्च करेंगे तो आपको बहुत अच्छे वीडियोस मिल जाएंगे एक्सप्लेन करते हुए कॉन्सेप्ट को, एंड वहाँ से आप अपना जो भी नोट्स में ऐड कर सकते हो, तो वो भी एक बहुत अच्छी रिसोर्स है। उसके बाद आई वांट टू टॉक अबाउट कि टाइम मैनेजमेंट, जो मैं पहले कह रही थी कि प्रीलिम्स और मेंस के बीच में मैंने कैसे किया था। तो फर्स्ट जो मेरा मेंस था उसमें मेरा सिलेबस ही पूरा कंप्लीट नहीं था, तो उसमें मैं बस एक ही बार सिलेबस कवर कर पाई थी, एंड टेस्ट सीरीज़ के भी मैंने ज़्यादा टेस्ट नहीं, आई थिंक 1 या 2 ही टेस्ट मैं फुल टेस्ट कर पाई होंगी। तो दैट इज़ नॉट दी बेस्ट स्ट्रैटेजी। मतलब आपको सिलेबस तो पूरा कवर करना ही चाहिए मेंस के पहले। तो उसके बाद फिर मैंने जब मेरा उस साल मेंस नहीं क्लियर हुआ था, उसके बाद जब व्हेन आई गेव दोस 3 मंथ्स जो मैं IAS के क्वेश्चंस कर रही थी, मतलब 3 डेडिकेटेड मंथ्स फॉर इलेक्ट्रिकल, उसके बाद जब मैंने प्री और मेंस के बीच का टाइम इस तरह से किया था कि मेरा एटलीस्ट एक रिवीजन पूरा हो गया था, एंड मैंने उस टाइम टेस्ट सीरीज़ के सारे जो 8 टेस्ट आते हैं वो सारे किए थे, एंड फॉर माई थर्ड अटेम्प्ट इट बिकेम इवन मोर एफिशिएंट। आई वॉज एबल टू कंप्लीट 2 कंप्लीट रिविजन्स, एंड उसके बाद जो भी टेस्ट सीरीज़ थी वो भी मैंने पूरी कर ली थी। तो आपका टारगेट एटलीस्ट अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में है तो एटलीस्ट ये होना चाहिए कि आप एक बार पूरा रिवाइज तो करें सिलेबस, एंड इस तरह से करें कि आपका लास्ट वीक पूरा प्लान्ड है कि GS के बाद वाला जो वीक है उसमें आपका इस तरह से प्लान करिए कि पूरा एक बार सिलेबस उस वीक में रिवाइज हो जाए। एंड दूसरा, आपको टेस्ट सीरीज़ के कुछ टेस्ट तो कर ही लें आप, तो उससे आपका ओवरऑल जो स्ट्रैटेजी है प्री और मेंस के बीच में, आई थिंक वो काफ़ी सही रहेगी। टेस्ट सीरीज़ के बारे में एक ये इशू है कि हम लोग को बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में टेस्ट सीरीज़ के लिए, एंड काफ़ी लोग ये भी इशू रेस करते हैं कि रेलेवेंट क्वेश्चंस नहीं हैं या इस तरह का जो हम लोग का कंसर्न्स रहता है। तो उसमें अब एक्चुअली इशू ये है कि आपको टेस्ट सीरीज़ करनी तो पड़ेगी। आपको 3 घंटे वाला एक मॉक टेस्ट तो करना ही पड़ेगा। उससे 2-3 फ़ायदे होते हैं। एक तो आप एग्ज़ाम स्ट्रेस हैंडल करना थोड़ा सा आपको आ जाता है कि आपको वहाँ पे 3 घंटे में बैठ के 8 क्वेश्चंस आएंगे, उसमें से 5 चूज़ करने हैं, तो एक वो बड़ा थोड़ा सा आपका माइंड ट्यूनिंग हो जाती है उस चीज़ के लिए कि अगर मान लीजिए आपका कुछ 50 मार्क्स का सेट है, उसमें आपको कुछ 10 मार्कर नहीं आ रहा है तो आप उसको छोड़ेंगे, या फिर कुछ आपको 20 मार्कर आता है लेकिन शायद डाउट है तो आप उसको रिस्क लेंगे। तो वो आपको टेस्ट सीरीज़ करोगे, आप प्रैक्टिस करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस पढ़ोगे तो ही वो चीज़ आपके दिमाग में ट्यूनिंग हो जाएगी कि उस दिन आपको चूज़ करने में ईजी रहेगा। दूसरा, टेस्ट सीरीज़ से ये भी होता है कि आप अपने सिली मिस्टेक्स पहचान लेते हो। जैसे मेरे साथ एक चीज़ होती थी कि मैंने अगर क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा, कुछ यूनिट गलत पढ़ ली, या फिर 3 फेज़ का क्वेश्चन था, मैंने 1 फेज़ में सॉल्व कर दिया, तो ये टाइप के आप अपने पैटर्न्स खुद ही पहचान सकते हो, तो जिससे कि आपका फाइनल डे उस दिन आपके सिली मिस्टेक्स नहीं हो। फिर एक और चीज़ आती है कि जो मैं कह रही थी कि कुछ लोग कहते हैं कि क्वेश्चंस रेलेवेंट नहीं आ रहे हैं, तो
तो वो एक्चुअली आपको एक्चुअल एग्जाम में भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जो आपको नहीं आते होंगे, आप उससे भी डील करना सीख जाते हो कि जो क्वेश्चंस मेरे को नहीं आ रहे, ये बिल्कुल ही रैंडम क्वेश्चन है तो मेरे को उसको स्किप करना है, या फिर हाउएवर यू वांट टू डील विद दैट, तो आपको वो कैसे करना है। फिर आप टाइम मैनेजमेंट भी सीखते हो टेस्ट सीरीज से। तो मैं ऐसा करती थी कि आई यूज्ड टू गिव 30 मिनट्स पर क्वेश्चन, तो जो एक 50 मार्क्स का सेट है तो मैं उसको 30 मिनट्स देती थी, एंड लास्ट के जो 30 मिनट्स बचते थे मैं वो क्वेश्चंस करती थी जो मुझे नहीं आए या फिर उस टाइम सॉल्व नहीं हो पाए, तो एक बार दोबारा ट्राई करने के लिए। तो 30 मिनट्स मेरा बफर टाइम रहता था। तो फर्स्ट 30 मिनट और फर्स्ट और फिफ्थ क्वेश्चन मैं पहले करती थी जो कि कंपलसरी हैं। उसके बाद आई यूज्ड टू डू वन क्वेश्चन, मतलब या तो मेरा पहले ही सिलेक्ट हो जाता था कि मेरे को कौन से 3 एडिशनल क्वेश्चंस करने हैं, अगर नहीं हुआ तो फिर मैं एक एक क्वेश्चन दोनों सेक्शंस में से अटेम्प्ट करती थी, एंड लास्ट में आई यूज्ड टू गो थ्रू द पेपर वंस अगेन कि अब मेरे को लास्ट क्वेश्चन कौन सा अटेम्प्ट करना है। तो आप उसका भी प्रैक्टिस आपको टेस्ट सीरीज से हो जाएगी कि आपको क्वेश्चंस कौन से और किस सीक्वेंस में अटेम्प्ट करना है, आप किस सीक्वेंस में कंफर्टेबल हो। प्रेजेंटेशन में 2-3 चीज़ें हैं जब हम आंसर लिख रहे हैं टेस्ट सीरीज़ का या एक्चुअल पेपर में। तो जब न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व कर रहे हो तो आप सारे स्टेप्स लिखो। एक तो इससे ये होगा कि आपकी कोई सिली मिस्टेक्स अवॉइड हो जाती हैं। फॉर्मूला यूज लिख दो आप साइड में, और सारे यूनिट्स लिखो, जो फाइनल आंसर आ रहा है उसको बॉक्स कर दो। आपके सर्किट डायग्राम्स थोड़े क्लीन होने चाहिए, जो पढ़ रहा है उसको बेसिकली समझ में आना चाहिए। तो आप मतलब मैंने तो ये नोटिस किया था कि जब आप ऐसे क्वेश्चंस करते हो जिसमें आप कॉन्फिडेंट होते हो कि ये तो हो जाएगा, उसमें ऑटोमेटिकली आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी हो जाती है। तो आपका फिर गोल यही होना चाहिए कि आपको सारे क्वेश्चंस आए सॉल्व करने फाइनल एग्जाम वाले दिन, तो आप ऑटोमेटिकली जब कॉन्फिडेंट होते हो तो आपकी प्रेजेंटेशन वैसे ही अच्छी रहेगी। दूसरे जो थियोरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं उसमें आप आई वुड सजेस्ट कि एटलीस्ट जो 20 मार्कर्स क्वेश्चंस हैं उसमें आपको जितना पता है उस टॉपिक के बारे में आप सब लिख दो। तो फॉर एग्जांपल एक LVDT पर क्वेश्चन आया था, तो आप उसके बारे में उसका डायग्राम बना दो, उसकी वर्किंग लिख दो, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस सब कुछ लिख दो, आप ग्राफ्स बना दो उनके इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप के। तो आई थिंक वो फिर 20 मार्कर को जस्टिफाई करेगा। जब आप इतना लिखोगे एक थ्योरी के क्वेश्चन में, देन ओनली इट विल कन्वर्ट इनटू गुड इनफ मार्क्स आउट ऑफ 20। तो न्यूमेरिकल्स एंड थ्योरी की थोड़ी इस तरह से मैंने अप्रोच रखी थी। एक क्वेश्चन मेरे पास काफ़ी आता था कि मार्क्स का जो डिलेमा रहता है कि हम लोग अटेम्प्ट और मार्क्स का क्या रिलेशन है। तो ये मैंने भी बहुत पूछा था बहुत लोगों से जब मैं इनिशियली तैयारी शुरू कर रही थी। तो आई वुड सजेस्ट कि इसको आप रहने दो, मतलब इसका रिलेशनशिप किसी को भी क्लियरली तो पता नहीं होता है। लेकिन अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है एंड आपने इनफ प्रैक्टिस करी हुई है तो आप 300 प्लस स्कोर टारगेट करो। तो उसमें आप फिर इस डिटेल में मत जाओ कि कितना अटेम्प्ट किया था एंड उससे कितने मार्क्स आए, क्योंकि हमारे पास सॉल्यूशंस भी नहीं होते हैं, किसी का ये भी नहीं पता होता है कि किसने कितना करेक्ट अटेम्प्ट किया था। एंड अगर न्यूमेरिकल सही है तो 10 आउट ऑफ 10 मिलता है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें, मतलब मैंने तो इसमें टाइम वेस्ट करा था थोड़ा, तो आई वुड सजेस्ट आप मत करो। मतलब यू जस्ट फोकस ऑन कंप्लीटिंग योर सिलेबस एंड देन टारगेटिंग 300 प्लस स्कोर, वो अपने आप कोरिलेशन बनता है उन दोनों चीज़ों में। इसके अलावा एक और चीज़ जो मुझे इन जनरल शेयर करनी थी वॉज दैट कि आपको बहुत एडवाइस मिलेगी फ्रॉम वेरियस सोर्सेज ड्यूरिंग योर प्रेपरेशन। मैं भी अभी एडवाइस ही दे रही हूँ। तो प्लीज़ यूज़ योर ओन कॉमन सेंस, जो आपको लॉजिकल लगे एडवाइस आप बस उसी को लो। अगर जैसे मैं बोल रही हूँ कि मैं नोट्स बनाती थी, आपको नोट्स बनाना नहीं रेलिवेंट लगता है तो आप मत बनाइए। तो इस तरह के आपको बहुत लाइक फॉर एग्जांपल जीएस में इस तरह से काफ़ी लोग बोलते हैं कि आपको एक्स नंबर ऑफ टेस्ट तो करने ही हैं, मॉक टेस्ट करने ही हैं। तो आई डोंट थिंक दिस इज़ रेलिवेंट। मतलब जैसे मेरा ऐसे होता था कि मुझे प्रीलिम्स में कभी एमसीक्यूज़ वाला इशू नहीं हुआ था, मुझे हमेशा या तो कंटेंट का इशू रहता था। तो मैंने लास्ट 2 प्रीलिम्स में हार्डली कोई टेस्ट किया होगा। आई डोंट थिंक लास्ट ईयर तो मैंने एक भी फुल टेस्ट किया था, एंड उसके पहले शायद 3 या 4 फुल टेस्ट किए थे, बिकॉज दैट इज़ वॉट माई अप्रोच वॉज। मतलब मेरे को अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस पता थी, मुझे पता था कि मेरा सिलेबस रटने में ज़्यादा इशू है, तो मैं उधर टाइम इन्वेस्ट करती थी। सेम गोज़ फॉर जीएस मेंस कि मेरा वहाँ पे पेपर कभी नहीं छूटता था, तो मुझे पता था कि टाइम मैनेजमेंट इज़ नॉट एन इशू। तो मैं इसलिए पेपर्स, जस्ट क्वेश्चन पेपर्स टेस्ट सीरीज़ के पढ़ती थी, अपने आप ब्रेनस्टॉर्म करती थी सॉल्यूशंस, एंड देन उसके सॉल्यूशंस जो उन्होंने दिए होते थे वो क्रॉस चेक करती थी। तो मेरा उससे टाइम बचता था। मतलब 3 घंटे आप पूरा टेस्ट लिखेंगे
उसके बाद उसको चेक करेंगे तो एटलीस्ट इट इज़ अ 4 or 5 hours जॉब, एंड आई यूज़ टू ट्राई टू कंप्लीट दैट विद इन 3 hours. तो आप इस तरह से अपने हिसाब से टेलर करिए अपनी स्ट्रैटेजी को, तो आई थिंक बेस्ट रहेगा. नाउ आई जस्ट कंक्लूड बाय सेइंग दैट कि इलेक्ट्रिकल ऑप्शनल में स्पेशली यही होना चाहिए कि अगर आपको कोई क्वेश्चन आता था देन वो छूटना नहीं चाहिए. मतलब उसके बाद या तो सिली मिस्टेक्स या फिर टाइम मैनेजमेंट इशू या फिर कन्फ्यूजन हो गया आपको कुछ क्वेश्चन में, ये वाले इश्यूज़ नहीं होने चाहिए. फिर एक और चीज़ होती है कि आप ग्रेजुअली ही इम्प्रूव करोगे. आप उस चीज़ का लोड मत लेना कि अगर आप प्रीलिम्स के बाद पहला 3 hour टेस्ट लिख रहे हो तो वो 3 hours में ही कंप्लीट हो जाएगा. ये तो लॉजिकली भी नहीं होना चाहिए. मतलब आप इतने टाइम बाद टेस्ट लिख रहे हो, आपको सिलेबस ढंग से याद नहीं है, तो आपको ग्रेजुअली ही इम्प्रूव करना है. योर टारगेट शुड बी कि एग्ज़ाम वाले दिन आपको 3 hours में कंप्लीट करना है. तो आप थोड़ा सा उस चीज़ का लोड मत लो. मतलब आई थिंक बहुत सारे हम लोग कोचिंग्स वगैरह की बातें सुन के बहुत लोड लेते हैं इस चीज़ का. तो आपको ग्रेजुअल इम्प्रूवमेंट करना है अपने अंदर, सो दैट आपका टेस्ट वाले दिन बेस्ट परफॉर्मेंस हो. तो आप उस तरह से अपनी तैयारी को टेलर करिए. लास्ट मैं फिर ये बोलूँगी कि एक तो आई स्टार्टेड अ टेलीग्राम चैनल, तो उस पर मैं थोड़ा टॉपिक वाइज थोड़ा डिटेल में आई ट्राई टू शेयर ऑन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्पेसिफिकली. बाकी आई थिंक जीएस के लिए आई डोंट वांट टू वेंचर इनटू इट. बहुत सारे अच्छे आपको एडवाइसेस मिल जाएंगे from other sources for GS. That's all from my side. I wish you all the very best, and if you are taking electrical optional, I wish you all the very very best. I think बहुत और लोग आने चाहिए जो कि अपना खुद का engineering optional लेकर आगे चलें. And if you are taking this risk, तो I hope that it converts into a 300+ score. And thank you to Delhi Knowledge Track for giving me this opportunity.